अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, शौकत कश्मीरी साहब के हवाले से प्रोग्राम का ये पार्ट 2 है, जिसमें के उनकी कन्फाइनमेंट के हवाले से आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ मैं। और किस तरह उनको आईएसआई ने गिरफ्तार किया था और उनको अपनी कन्फाइनमेंट में रखा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, किस तरह सारी चीजें हुई, वो आपको तफसील से शौकत साहब बताएंगे। शौकत भाई को 90s में, बल्कि 80s में कराची यूनिवर्सिटी में थे, तब से ये कश्मीरियों की आवाज थे। और जब रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना, तो पाकिस्तान को पसंद नहीं आता। तो शौकत भाई को आईएसआई ने उठा लिया था और कई महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा था, टॉर्चर किया था, और फिर भी उनके मौक़िफ़ को तब्दील नहीं कर सके। अब शौकत भाई काफ़ी सालों से स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्न में रहते हैं और अपनी आवाज़ हर इंटरनेशनल फोरम पे उठाते हैं कश्मीरियों के लिए। और एक उनका जुदागाना पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के हवाले से। हम बातचीत शुरू करेंगे शौकत भाई से। शौकत भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि पहले ज़रा आप अपना जो वक्त आपने आईएसआई के कन्फाइनमेंट में गुजारा, वो क्यों आपको लेके गए थे और क्या हुआ था आपके साथ, जरा उसके बारे में तफसील बताइए। और अब भाई बुनियादी बात यह है कि जिस वक्त ये ऑपरेशन टपैक का आगाज़ हुआ, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ से रिक्रूटमेंट और बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ लाया जाने लगा, तो हमें ये स्मेल हुआ कि ये अब मिलिटेंसी का आगाज़ करने वाले हैं। तो इस पे हमने एक पीस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में भी रखी, जिसमें पाकिस्तान के मुक़्तदर लीडरों को भी और दानिश्वरों को भी मदऊ किया और उनसे कहा कि भाई रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो एक पॉलिटिकल इकाई है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ मज़हबों के लोग आबाद हैं और ये कोई स्कैटर्ड नहीं है कि कोई मुस्लिम आबादी के अंदर कोई दूसरे मज़ाहिब के लोग मिनॉरिटी में रहते हैं, बल्कि जम्मू एक बड़ा सूबा है जो रकबे के लिहाज से वैली से ज़्यादा बड़ा है, वहाँ हिंदू मेजॉरिटी है। और इसी तरह लद्दाख जो है वो रियासत का सबसे बड़ा सूबा है और वो भी बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। तो ये रियासत जम्मू कश्मीर को जो पहले से ही फ्रैक्चर्ड है, इसको मज़ीद जो है वो कम्युनल लाइन्स पे इसको फ्रैक्चर करेंगे। इससे कश्मीर की कोई आज़ादी का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये इंडिया ब्लीड का जो प्रोग्राम है, इससे कश्मीरी मज़ीद सफ़र करेगा और पाकिस्तान के जो माजी के, चाहे वो 47 हो या 65 हो या 71 हो, उसी तरह के एडवेंचर्स जो है वो ये करने जा रहे हैं। तो लिहाजा उस वक्त तो शायद हम बहुत छोटे थे, तो हम कोई अपना रद्द-ए-अमल नहीं दे सके, लेकिन कम से कम आज हम शौरी बुनियादों पे इस तरह के एडवेंचर्स को समेटे हैं और इस पे खामोश रहना जो है ये एक मुजरमाना गफलत होगी और मुजरमाना खामोशी होगी। तो हमने जहां पाकिस्तान के दानिश्वरों और मुक़्तदर लीडरों को उस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया और कई एक लोग शामिल हुए, उन्हें आगाह किया। फिर रियासत में भी हमने कुछ रैलियां मुनक्कद की, सेमिनार्स किए और ये बताया कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है और जहाद के नाम पे ये एक कत्ल गारतगरी का मंसूबा है। इससे रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के लोगों की कोई भलाई नहीं होने वाली, बल्कि मज़ीद तबाही और बर्बादी होगी। और हम ये समझते हैं कि जहाँ बंदूक जाती है, तो वो सिविल सोसाइटी की वॉइसेस को दबा देती है, उस स्पेस जो है वो छीन लेती है। वहाँ चूँकि इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो लिहाज़ा जिस किसी को भी अपना नुक्ता नज़र बयान करना है, तो वो अवाम के पास जाके अवाम से मैंडेट ले अपने बयानिए के मुताबिक। हमें तो इस हिस्से के अंदर जो है वो अपने बयानिए के लिए मैंडेट लेने का अख्तियार नहीं है।
चूंकि जो इम्पोज्ड इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे उर्फ आम में एक्ट 1974 कहा जाता है, ये पाकिस्तान के एक फेडरल मिनिस्टर ने हम पे इम्पोज किया और हमारी असेंबली, जो सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको पाबंद किया कि आप इसमें से किसी शिक को, किसी क्लॉज को ना अमेंड कर सकते हैं और ना ही कोई इसमें एडिशंस कर सकते हैं। आपकी याद दहानी के लिए उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो है वो वज़ीर कानून थे। और शायद आपको ये याद हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में क़याम के हवाले से जो पहले महमूद अली कसूरी थे, उनको सख्त एतराज़ात थे कि ये पाकिस्तान का जो रवायती मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ के मग़ायर होगा अगर वहाँ एक पाकिस्तान की पार्टी की ब्रांच कायम की जाए। लेकिन चूँकि भुट्टो साहब तो कोई सुनने वाले थे नहीं, तो लिहाज़ा वहाँ पीपल्स पार्टी की ब्रांचें भी कायम कर ली गई और ये इम्पोज कर दिया गया, जिसमें आप अगर देखें जब तकाबल करते हैं तो हम जो पहले अख्तियारात और बाद अज़ां, तो बतदरीज तो कौमों को अख्तियारात ज़्यादा मिलते हैं और ख़ास करके जमहूरियत में तो लोगों की तवक्कुआत अपने बुनियादी सियासी और समाजी हुकूक के हवाले से ज़्यादा होती हैं बनिस्बत मार्शल लॉ के दौर में। तो लेकिन वो हुआ। अब ये है कि ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती से रियासत जम्मू कश्मीर को एनेक्स करना पाकिस्तान के साथ, हमने कहा कि ये एडवेंचर जो है वो 47 में किया गया, जिसके नतीजे में हम तक़सीम हो गए, रियासत जम्मू कश्मीर तक़सीम हो गई और ये आलमी सियासत का एक ऐसा अखाड़ा बन गया कि जिससे आलमी ताकतों को जनूबी एशिया के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाने में एक टूल मिल गया। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो फैसले करने में कोई उतनी अगर हिंदुस्तान में है तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो फैसले करने में आज़ाद है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत वीक हैं और डीप स्टेट बहुत स्ट्रांग है, उसके पास लामहदूद वसाइल भी हैं और ताकत भी है। तो इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप जब कभी भी कोई इनिशिएटिव लेती है टुवर्ड्स इंडिया पीस के लिए या ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए, तो हमने देखा कि ऐसी हुकूमतों के खिलाफ बड़े पैमाने पे कंस्पायरेसीज की गई। तो इन सारे तजर्बों की रोशनी में हमने ये कहा कि ये जंग जो है, ये खालिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर है और इससे कश्मीर का कुछ लेना देना नहीं है। तो नतीजा ये है कि इब्तिदान तो वही प्रोपेगेंडे का सहारा लिया गया कि ये जो हिंदुस्तान की बोली बोलते हैं, ये तो इंडिया के एजेंट हैं। जब कभी हम निज़ाम की तब्दीली की बात करते थे और सोवियत यूनियन एज कंट्री एग्जिस्ट करता था, तो उस वक्त हर तरह की पसंद, हर रोशन ख्याल आदमी जो मजदूरों की भलाई की बात करता था, तो उसको आसानी के साथ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोवियत एजेंट कह देती थी। जो लोग लिबरलिज्म की बात करते हैं या डेमोक्रेसी की या बुर्जुआ डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनको आसानी के साथ सीआईए का एजेंट कर दिया। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक कल्चर है, जो बरसा बर से आप कह सकते हैं कि इस तरह के फतवों और इस तरह के इल्ज़ामात जो जो सियासी रहनुमा हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बर्दाश्त कर रही हैं और उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी सिविल सोसाइटी का स्पेस जो है वो दिन ब दिन सुकड़ गया और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है वो ताकतवर होने के बजाय कमज़ोर हो गई। तो हमें तो चूँकि तल्ख़ तजर्बात पहले से मौजूद थे, तो उन तल्ख़ तजर्बों की रोशनी में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने एक मौक़िफ़, जानदार किस्म का मौक़िफ़ अख्तियार किया और जब उसको अवाम में पज़ीराई हासिल होने लगी, तो पहले तो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़तवे लगाए गए, वही जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जात को नहीं मानते और ये लोग जो है वो हमारी जो तहरीक है, वो चाहे इस अफ़गानिस्तान की तहरीक हो, ख़ास करके ये जब मुझे पहली दफ़ा 1974 में 1984 में गिरफ़्तार किया गया, 94 में गिरफ़्तार किया गया, यानी गिरफ़्तारी क्या होती है, किडनैप कर लिया गया है, इल्लीगली जो है वो अगवा करके ले गए।
تو جب انٹریکشن جب ہوا تو سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ آپ افغان جہاد کے بھی خلاف ہیں اور کشمیر جہاد کے بھی خلاف ہیں. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے تو مجھے اللیگلی ڈیٹین کیا ہے اور میرے ورثاء کو، میرے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، میری پارٹی کو، میرے ویئر اباؤٹس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ آپ ہیں، اگر آپ نے مارنا مقصود ہے تو وہ کام کیجئے، اور اگر آپ نے میرے موقف کو سننا ہے تو وہ تو ہم پبلک میں بھی سناتے رہے ہیں، تو یہاں بھی مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. تو میں نے بتایا کہ ہمارا موقف افغانستان کے حوالے سے بھی جو تھا، ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے درست موقف اختیار کیا، اور آپ ہیں افغانستان کے لوگوں کو جس جنگ میں آپ نے جھونکا ہے وہ افغان عوام کے حق میں نہیں ہے، اور افغانستان کے اندر ایک قتل و غارت گری کا ایک کنٹینیو پروسیس جاری ہے، اور اس قتل و غارت گری میں جب کبھی بھی کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا اور تحقیق کرے گا تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ افغان عوام کے خون سے رنگے ہوں گے، اور یہ درست بات نہیں ہے. اسی طریقے سے میں نے کہا ریاست جموں کشمیر میں بھی 22 اکتوبر کو جو ایڈونچر آپ نے کیا، ٹرائبل انویژن کیا، آپ نے ریگولر ٹروپس بھیجے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو رولرز تھا، جو ریاست جموں کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کا خواہش تھا، وہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ہے شامل ہونے کے حوالے سے اس کی ریزرویشنز تھی. اور وہ ریزرویشن یہ تھی کہ چونکہ ریاست جموں کشمیر ایک کثیر القومیتی اور کثیر المذہبی ریاست ہے، تو لہٰذا اگر ہمیں بحیثیت ریاست کسی بھی کنٹری کے ساتھ جانا ہے، ہندوستان کے ساتھ جانا ہے، تو اس میں کم از کم مسلمانوں رہنماؤں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے تو ہندو اور بدھ لیڈروں کو بھی اس کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرنا ضروری ہے. تو جب تک ہم یہ کنسنسس بلڈ نہیں کرتے تو ہم سٹیٹس کو مینٹین کرتے ہیں اور دونوں حکومتوں کے ساتھ ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کرتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ یہ ریاست جو ہے وہ اس کی سرزمین نہ ہندوستان کے خلاف استعمال ہوگی اور نہ ہی پاکستان کے خلاف، لیکن سر دست ہم کسی بھی ملک میں شامل نہیں ہو گئے. اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے. لیکن آپ نے بجائے ہمارے حکمران کے ساتھ جو معاہدہ کیا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، ابھی اس کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے انویٹ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم تقسیم ہیں، اور ہم لوگوں کا جو قومی تشخص ہے وہ انڈر اٹیک ہے. اور اس کا اگر کوئی ہمارے نقطہ نظر سے جو ہے وہ کسی پہ الزام جاتا ہے تو وہ آپ پہ جاتا ہے، چونکہ آپ نے اس کی ابتدا کی ہے. اور پھر جو مختلف ادوار کے اندر جو آپ ایڈونچر کرتے رہے، 65 میں بھی آپ نے چھاتہ بردار کمانڈوز داخل کیے مجاہدین کے روپ میں، تو آپ کو تو جس وقت وہ دباؤ پڑا تو آپ تو واپس آ گئے، لیکن وہاں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ بلا وجہ کی جو ہے وہ ان کو بھگتنا پڑا، ان کا کولیٹرل ڈیمیج ہوا، اور کئی ایک لوگ جن پہ یہ شک کیا جاتا تھا کہ انہوں نے کمانڈوز کو کہیں اپنے گھروں میں رکھا، تو انہیں بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، جس میں شاید ان کی مرضی اور خواہش شامل نہیں تھی. تو یہ تو پہلی اس میں ہوئی، لیکن بہرحال ہماری پارٹی نے اس پہ احتجاج کیا، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ہے وہ احتجاج ہوا. بلکہ اس وقت لیبر پارٹی کے جرمی کاربن جو ہے وہ ممبر اسمبلی تھے، انہوں نے بھی لیٹر لکھا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پوری کمپین کی، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس اس وقت کانسل نہیں تھی بلکہ کمیشن تھا، تو اس میں بھی کئی ایک انٹروینشنز ہوئی. تو الٹیمیٹلی مجھے 1 ماہ کے بعد رہا کر دیا گیا اس تھریٹ کے ساتھ کہ چونکہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک تھیو فاشزم کی جنگ ہے، یہ کوئی لبرٹی کی، کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیموکریسی ورسز جو ہے وہ تھیو فاشزم ہے، اور تھیو فاشزم کی کسی صورت میں بھی سپورٹ نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کتنے خوشنما نہروں کے لبادے میں ہی آگے کیوں نہ بڑھائی جا رہی ہو. تو ہمارا ویسے بھی مذہب کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر تھا کہ یہ ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے،
कोई कितनी नमाजें पढ़ता है या किस चीज़ पे भगवान पे अकीदा रखता है या रवायत पे, तो जो मुसलमान हैं उनका जो अकीदा है उसको डिक्टेट नहीं किया जा सकता और उन पे कोई जंग मज़हब के नाम पे, अकीदे के नाम पे मुसल्लत नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा कि आइंदा अगर आपने थियोफाशिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने जहाद कश्मीर के खिलाफ वो किया, तो आपको न सिर्फ आइंदा आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको और आपकी फैमिली को जो है वो हम कत्ल कर देंगे। और ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है, चूँकि पाकिस्तान में कई सियासी कारकुनों का कत्ल हुआ है, कई लोगों को गायब किया गया है और फिर वो वापस अपने प्यारों को नहीं मिल सके। तो लिहाजा ये ऐसी थ्रेट नहीं थी कि जिसको आदमी नज़रअंदाज कर दे, लेकिन एक बिलीव है कि मरना तो है, मौत तो एक अटल हकीकत है। तो लिहाजा मौत से खौफज़दा होके कॉम्प्रोमाइज़ करना या खामोशी अख्तियार कर लेना या जिसको आप अपने इल्म और शऊर के तहत दुरुस्त समझते हैं उसका इज़हार ना करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है अपने शऊर के साथ भी, अपने इल्म के साथ भी और अपने तजर्बों के साथ भी। तो मैंने बाहर आके फिर वही तकरीरें की और मैंने ये भी वो किया कि यहाँ कोई अदालतें नहीं हैं इस मुल्क में कि मुझे रहा किया गया, लेकिन रहा करने वालों से कभी पूछा नहीं गया कि आपने एक शख्स को किडनैप क्यों किया। हम जलसों में, जुलूसों में, ज़ाहिर है फिर मेरे एजाज़ में बहुत सारे रिसेप्शंस हुए, तो हर जगह मैं यही कहता था कि ये किस लिए ये एक सो कॉल्ड ढांचा बनाया हुआ है और एक गरीब कौम का जो बजट एक बहुत बड़ी तादाद में एक बजट जो है वो जुडिशरी पे खर्च किया जाता है, जबकि ये कोई स्पेस देने के लिए या जो को गलतकारी करते हैं और रियासती इदारों को कानून के दायरे में लाने का इनको कोई अख्तियार नहीं है, तो इनसे क्या तवक्कुह की जा सकती है और क्यों ये बेतहाशा बजट जो है वो ऐसे इदारों पे खर्च किया जाता है जिनकी कोई प्रोडक्टिव सरगर्मी नहीं है, कोई मुस्बत सरगर्मी नहीं है, कोई सिविल सोसाइटी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी हम सवाल उठाते रहे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगरचे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो विदिन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन मैं 1 माह जो है वो इनकी कस्टडी में रहा, इनकी इलीगल डिटेंशन में रहा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा, लेकिन मुझे किसी मजिस्ट्रेट के पास हत्ता कि जब मुझे रहा किया गया, मेरी रिट पिटीशन जो है ना हेबियस कॉर्पस की चल रही थी, तो वहाँ भी नहीं पेश किया गया, बल्कि वो जाके तो खैबर पख्तूनख्वा के एक दो वीराने में मुझे फेंक आए। तो ये सब दास्तान मैंने लोगों को सुनाई। कई इदारों ने भी आके एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे भी किए, उनको भी अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन फिर दोबारा मुझे गिरफ्तार कर लिया, मुझे अगवा कर लिया गया। जब मैं अपने एक दोस्त है कि वालिद की डेथ हो गई थी, तो उनके साथ ताज़ियत करने जा रहा था और माह रमज़ान का महीना था, तो रास्ते में एक जगह हमारी गाड़ी को रोक के आगे पीछे से तो फिर मुझे अगवा कर लिया गया। तो उसके लिए भी जो है वो और मैं 9.5 मंथ्स जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा और इस पूरे अरसे में किसी भी अदालत में मुझे पेश नहीं किया गया और तकरीबन 500 के करीब लोगों ने एफिडेविट जमा कराए कि हमें पूरा यकीन है कि आईएसआई ने उन्हें अगवा किया, चूँकि आईएसआई के लोग जो है वो आके अदालत में ये कहते थे कि वो हमारे पास नहीं है। तो कोर्ट की हेबियस कॉर्पस की पिटीशन का जो फेट होता है वो यही होता है कि वो जो है ना वो सारे इदारों को बुलाते हैं जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है, पुलिस से लेके तो एफआईए तक, और तो सभी आके इनकार कर देते थे। अल्टीमेटली जब अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि अच्छा भाई आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है आईएसआई पे हमारी पार्टी के जो लोगों को, तो फिर आप इसके लिए कोई सबूत दें। उस सबूत के तौर पर फिर हमारे लोग जो है वो उन्होंने गवाहियाँ जाके एविडेंस रिकॉर्ड करवाई कि किस तरह ये सर्विलेंस करते थे, किस हर जगह हमारे पीछे गाड़ियाँ इनकी जाती हैं और उसी अथना में जो जो एक आपको पता पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को मिलाने के लिए एक पुल है जिसको टलकोट का पुल कहते हैं। उस ब्रिज की पुलिस को तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, इस तारीख को अगवा हुए और जब हमने वो गाड़ी रोकी तो उन्होंने अपना तारफ़ कराया, तो उसके बाद हमने गाड़ी छोड़ दी और उसी गाड़ी में जो है मेरे लिए कि वो थे। तो मैं चूँकि ज़माना तालिब इल्मी में भी सियासत में था, पुरअमन जद्दोजहद में
यकीन रखता था। और उसके बाद मैं बतौर वकील जो है वो आई वाज अटॉर्नी एट लॉ, और इसलिए बार एसोसिएशनों का भी अहदेदार रहा हूँ, मुख्तलिफ एनजीओज का भी, और एक पार्टी का भी सरबराह था। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना एक रूल ऑफ लॉ है कि एक पार्टी के सरबराह को दिन दिहाड़े अगवा करके 9.5 मंथ जो है ना वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, और किसी अदालत के अंदर जो है वो मुझे पेश नहीं किया गया। और कोर्ट जो चीफ जस्टिस थे वो उनको कहते रह गए कि आप लाएं, अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस हैं, कोई सबूत हैं आपके पास, तो हम उनको पनिश करेंगे, लेकिन ये कोई आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे हैं। उस वक्त सरदार अब्दुल कयूम खान साहब वजीर आजम थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। उन्होंने भी ये कहा कि इससे तो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान नफरत की जो दूरियां जो जो दीवारें हैं वो मजीद मजबूत हो जाएंगी, और ये कोई खिदमत नहीं है पाकिस्तान की कि एक ऐसा शख्स है जिसको हम सारे लोग जानते हैं और उनकी जो क्रेडेंशियल है वो भी वाज़ेह है कि वो पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। नज़रियात का इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ की बुनियाद पे किसी आदमी को गायब कर देना ये कोई दुरुस्त इक़दाम नहीं है। यानी जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट थे उन्होंने भी बड़े करज का इज़हार किया और मेरी इस इल्लीगल डिटेंशंस की मज़म्मत की। तो 9.5 मंथ के बाद मुझे अफ़गानिस्तान की सरहद पे जो है जाके ड्रॉप किया, और साथ में ये कहा कि अगर आपने इसका इज़हार जो है वो किसी से किया, या आपने ये तस्दीक की कि आप पाकिस्तान की किसी एजेंसी के पास थे, तो फिर उसके अंजाम आप उसका सोच भी नहीं सकते कि आपको और आपकी फैमिली को किस तरह के अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। बहरहाल मैं मेरी तो जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थी तो मेरी एक ही दवा थी खुदा से कि अगर मैं रहा हो गया और मुझे सिर्फ 5 मिनट मिल गए तो मैं इस सिस्टम को एक्सपोज करूंगा, मैं खामोश नहीं रहूंगा। और मैंने पिटीशन दायर की जो है वो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस थे मंजूर गिलानी उनके अदालत में। तो कई दिनों तक तो वो उस पिटीशन की समाअतनी तारीखें पड़ जाती थी, जज को बैठने नहीं देते थे, और फिर एजेंसियों का प्रेशर मेरे वालिद साहब मेरे भाइयों को कि देखिए इनको समझाएं, समुंदर में रहना और मगरमच्छ से बैर करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बखैर आफियत घर आ गए, और मेरे वालिद साहब को कहते थे कि देखें हमने तो आपकी सफ़ेद दाढ़ी पे का लिहाज रखते हुए इनको रहा कर दिया, तो अब अगर आप इनको बाज नहीं करेंगे तो हमें इनको जो है वो फिर दोबारा गायब करना या मारना कोई हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। वालिद साहब आपको पता ही है कि अपने वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि आप उस वक्त तक चुप हो जाओ जब तक मेरी आंखें बंद होती, जब तक मैं मरता। तो वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वालिद साहब के इन इस दुःख का एहसास जो है वो एक बेटा कैसे कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उनसे कहा देखिए ये ज़िंदगी जो है वो कोई आपकी दी हुई नहीं है, मेरी किसी ख्वाहिश या किसी एप्लीकेशन के नतीजे में मैं नहीं आपके घर पैदा हुआ, बल्कि ये एक एक नेचुरल अमल है। और एक ना एक दिन कई लोग हैं हमारे दोस्त साथी जो हमारे क्लास फेलो थे, हमसे पहले मर गए, कोई कोई बुखार की वजह से मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। तो मेरा ये एक अज़म है, और आप इस रास्ते में मुझे ना इमोशनल करें, और मैंने एक दफ़ा जाके इन कोर्टों से आमने-सामने पूछना है। तो बिलाखिर जज को भी मैंने फिर एक छोटी-सी तकरीर भी की। मैंने कहा ये जज साहब जो है अगर ये समझते हैं कि इस तरह मुसलसल तारीखें देने से मैं पीछे हट जाऊँगा या किसी दबाव में आ जाऊँगा तो ये इनकी गलतफ़हमी है। और अगर अगली तारीख जो दी गई है, इस तारीख पे जज साहब नहीं बैठे, चीफ जस्टिस साहब नहीं बैठे, तो मैं क्या करूँगा ये चीफ जस्टिस साहब को भी अंदाज़ा नहीं है। तो ख़ैर दूसरी तारीख को वो जो दी गई उस पे बैठे। तो जो ही मैं मेरा पकारा हुआ तो हम अंदर दाखिल हुए तो जज साहब ने बहुत बड़ी फप्ती कसी। उसने कहा कश्मीरी साहब ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। तो मैंने कहा जनाब ऐसा नहीं होता ऐसे कामों में।
ये उन्हीं जगहों पे ऐसा होता है जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहाँ जजेस कमज़ोर होते हैं और वो इंसाफ देने में नाकाम हो जाते हैं। तो वहाँ ऐसा ही होता है कि लोगों को इल्लीगली किडनैप किया जाता है, डिटेन किया जाता है, जब मर्ज़ी आई तो उनको फेंक दिया जाता है। तो मैं कहा ये महज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता, ये उन्हीं माशरों में ऐसा होता है जिन माशरों में कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो उसके बाद खैर उन्होंने आईएसआई से पूछा तो वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनका अगेन कि जी हमें पता नहीं इनको क्या हमसे बैर हो गया है, हमने तो इनको नहीं बता दिया। और आप मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि शायद उस वक़्त है वो अखबारात में खबरें छाया करते थे, बड़ी लीड्स जब पार्टी कोई किसी ड्रास्टिक एक्शंस का ऐलान करती थी, तो जंग अखबार की लीड्स होती थी मेरे हवाले से कि मैं बखैरियत हूँ, मैं अपने किसी बिजनेस टूर की वजह से कनाडा आ गया हूँ, तो मैं खबर नहीं कर सका हूँ। यानी इस तरह की एक आप कह सकते हैं कि डिसइन्फॉर्मेशन की कैंपेन जो है वो रियासती इदारों ने थ्रू प्रिंट मीडिया भी चलाई। उस वक्त तो इतना सोशल मीडिया तो होता नहीं था। तो बहरहाल हम जब रहा होगे तो और ये सारी चीज़ें जब हमने की तो कई एक और बहुत सीवियर किस्म की सर्विलेंस थी। तो कई दोस्तों ने मुझे कहा कि बेटर ये है। फिर कई ऐसे लोग भी हैं जो सर्विसेज में थे, सिविल सर्विसेज में, उनने भी कहा कि देखिए आप अगर जिंदा रहेंगे तो आप बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ तो ये एक आमखाना किस्म की दिलेरी होगी कि बैठ के किसी एक लंबे बालों वालों की गोली खा ली जाए या किसी एक बावर्दी की गोली खा ली जाए और फिर उस कत्ल का कोई वो कातिल भी ना पकड़ा जाए। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास ऐसे कोई चांसेस हैं, कोई ऐसी ज़राए हैं, तो आप किसी सेफ जगह पे चले जाएँ, तो ये आपके पार्टी के वर्कर्स भी एक आपके ज़िंदा रहने और ये से हौसला पाके तो ये बेहतर जद्दोजहद करते हैं। और पार्टी के लोगों ने भी कहा, यही मशवरा दिया। हमारे पार्टी के उस वक़्त सेक्रेटरी जनरल थे सरदार इश्तियाक साहब, उन्होंने भी, सैयद वक़ार हुसैन काज़मी एडवोकेट ने भी और कारकुनान ने भी, मेरी वालिदा ने भी कहा कि तुम्हारे वालिद की तो डेथ हो गई है, जो तो अब मैं भी ये समझती हूँ कि मेरे लिए जब तुम घर से बाहर निकल जाते हो, तो मेरे लिए वो लम्हात काटने मुश्किल हो जाते हैं कि तुम किस वक़्त वापस आओगे और पता नहीं क्या खबर सुनोगी। तो ज़रा अगर थोड़ा-सा मुझे सुकून देना चाहते हो, तो अगर आप किसी ऐसे मुल्क चले जाओ, जहाँ मुझे ये इत्तला मिलती रहे कि आप सेफ हो, आप खैरियत से हो। तो देन मैंने फ़ैसला किया। उस वक़्त ये था कि मेरी फ़ैमिली के साथ जो है वो स्विस एम्बेसी के लोग भी राब्ते में थे और भी इंटरनेशनल एनजीओज़। तो जब मैंने अपनी इस इंटेंशंस का इज़हार किया कि मैं ये मुल्क छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे फ़ैसिलिटेट किया गया और मैं जेनेवा आ गया। उसके बाद यहाँ असाइलम ली। ये 1999 अप्रैल की बात है। तो मैं एक उस वक़्त से लेके आज तक यहाँ बतौर एक्सेप्टेड रिफ्यूजी हूँ और यहाँ रहता हूँ, परमानेंट रेज़िडेंसी है मेरे पास। और आप ये कह सकते हैं कि फिर एक तसलसल के साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो हमारे खित्ते के अंदर, यानी एक वॉइसलेस लोग हैं, निहत्थे लोग हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग फ्रैंकली स्पीकिंग अरब भाई पश्तूनों की बहुत बड़ी लीडरशिप है, जो जद्दोजहद पर यकीन रखती है। बलोचों के सरदार बड़े प्रोग्रेसिव और बड़ी जद्दोजहद करने वाले लोग हैं। सिंधियों को विरसे में जेम्स सैयद जैसी एक भारी भरकम शख्सियत मिली है। लेकिन हमारा ये खित्ता इस लिहाज से बाँझ था कि इसमें कोई पहले भी चूँकि ये रियासत जम्मू कश्मीर का एक सरहदी इलाके के तौर पर था, तो छोटे-छोटे सियासी कारकुन थे, कोई सेंट्रलाइज़्ड कोई लीडरशिप नहीं थी। शौकत भाई, बड़ी डिटेल में आपसे गुफ्तगू हुई सारे इश्यूज पे, क्योंकि आप कई डेकेड से पाकिस्तान रीजन की सारी पॉलिटिक्स से बहुत करीब से वाबस्ता रहे हैं और आपका एक नज़रिया है जिसको ज़्यादातर जो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करने वाले लोग, डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वाले लोग, वो आपके नज़रिए को बाय करते हैं क्योंकि आप एक रियलिस्टिक सोच रखते हैं। Thank you very much, Shaukat Bhai, for giving us time and education. Thank you, sir.
थैंक यू जनाब, बहुत नवाजिश आपने मुझे इस काबिल जाना और अपने चैनल पे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, आपको आपसे बहुत सीखा है, यूएन के फ्लोर पे आपसे सीखते आए हैं, और आपकी जो पार्टी की जो लाइंस हैं वो हमें बहुत पसंद हैं, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, बड़ी सिविलाइज्ड मूवमेंट है आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू जनाब। अभी हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जो है ना आपके पार्लियामेंट के अंदर यूके की, तो उसमें आपको भी बुलाएंगे। जी जरूर। अजीज दोस्तों, शौकत कश्मीरी साहब से आपने ये सारी बातें सुनी जो आपको यकीनन हालात से वाकफियत लाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग। थैंक यू।